जम्मू कश्मीर से बीजेपी का एक और नेता अगवा हुआ। आतंकवादियों ने बारामूला जिले से बीजेपी नेता मेहराजुद्दीन मल्ला का अपहरण किया। मल्ला बारामूला में नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं। पुलिस और सेना की कई टीमें मेहराज की तलाश में जुटी। आतंकियों ने इससे पहले कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बीजेपी नेता वसीम बारी और उनके पिता और भाई की भी हत्या कर दी थी। घटना के समय वो अपनी दुकान के बाहर थे, तभी आतंकियों ने गोली मारकर तीनों की हत्या कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के इस संकट ने हमारे वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल कर रख दिया है। हमारे युवा साथी नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। समय के मुताबिक प्रासंगिक बने रहने के लिए हमें स्किल, रीस्किल और अपस्किल लगातार बढ़ानी होगी। विश्व युवा कौशल दिवस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपनी स्किल बढ़ाने का कोई मौका जाने ना दे। पीएम ने कहा कि यदि कुछ नया सीखने की ललक न हो तो जीवन ठहर जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को ही बोझ बना देता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तेजी से बदलती दुनिया में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। साथ ही ITIs की संख्या बढ़ाकर लाखों नई सीटें जोड़ी गई। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल शुरू किया गया है। ये पोर्टल स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे एम्प्लॉयर्स एक क्लिक में ही स्किल्ड मैप वाले वर्कर्स तक पहुंच जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर CP जोशी ने सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को नोटिस जारी किया है। पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के आरोप में यह नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा के बाहर बैठक होने की वजह से पायलट खेमे के विधायक अदालत में इसे चुनौती दे सकते हैं। सचिन पायलट ने बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाओं को गलत बताया। कहा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने राजस्थान में पार्टी को दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अगर सचिन पायलट समेत बाकी विधायक व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के सामने पेश होकर माफी मांग ले तो मामले पर दोबारा विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस सरकार ने BTP के विधायकों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। पिछले कई दिनों से हमारे फोन टैप हो रहे हैं। इन लोगों ने पूरे राजस्थान की राजनीति को कलंकित किया। ये सरकार जाने की स्थिति में है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मौजूदा हालात में बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करेगी। बीजेपी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। आगे की रणनीति पर सामूहिक रूप से बीजेपी के फैसला लेगी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सचिन पायलट का समर्थन किया। कहा उन्होंने इतने सालों तक समर्पण भाव से काम किया है। उम्मीद करता हूं कि हालात संभाले जा सकते हैं। दुखद है कि बात यहां तक पहुंची। कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त खुलकर पायलट के समर्थन में आई। कहा पार्टी ने संभावनाओं से भरे 2 बड़े युवा नेताओं को खो दिया है। मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात है। उन्होंने मुश्किल समय में बहुत मेहनत से काम किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा सचिन पायलट पर कार्रवाई से दुख हुआ। 2 दिनों तक कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। पार्टी किसी का व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करती है और नहीं करेगी। विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आज तो 2020 था, कल से टेस्ट मैच चालू है। अब आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। विश्वेंद्र सिंह ने कहा क्या लोकतंत्र में अपनी मांग रखना या आलाकमान का ध्यान आकर्षित करना भी गुनाह है। पूर्व कांग्रेस नेता और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस में काबिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो राजस्थान में हुआ वो और कई राज्यों में होगा। राजस्थान कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी हुई भंग। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नए सिरे से करेंगे नियुक्तियां। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर नए सिरे से होंगी नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार भी जल्द ही गिरेगी। महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। पकड़े गए 50,000 की नामी बदमाश शशिकांत पांडे का सनसनीखेज खुलासा। शशिकांत पांडे ने कहा कि विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारने की बात कहकर गांव में बुलवाया और हथियार दिए। इसके बाद विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा,
बउआ अतुल दुबे ने पुलिस पर गोलियां चलाई। शशिकांत ने कहा कि उसने और उसके बाप ने भी पुलिस पर फायरिंग की। कानपुर में पकड़े गए आरोपी शशिकांत पांडे की पत्नी का ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में पत्नी अपने रिश्तेदार को फोन करके पुलिस पर हमले की पूरी घटना बता रही है। वो कह रही है कि उसके आंगन में पुलिस वालों की लाशें पड़ी हैं। इन पुलिस वालों को विकास भैया ने मारा है। मुंबई से पकड़े गए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथियों गुड्डन और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले आई है। गैंगस्टर विकास दुबे का दाहिना हाथ माने जाने वाला अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन कानपुर देहात से जिला पंचायत का सदस्य है। विकास दुबे एनकाउंटर की एफआईआर सामने आई। एफआईआर के मुताबिक कार पलटने के बाद पीछे से भागा था विकास दुबे। रोकने पर विकास दुबे ने सीओ के सीने पर गोली चलाई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गए। पुलिस ने अपने बचाव में उस पर 6 गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले राहुल तिवारी से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना से पहले हुई हाथापाई का राहुल तिवारी चश्मदीद गवाह है। राहुल तिवारी के मुकदमे पर ही कानपुर पुलिस बिकरू गांव में विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी। यूपी के हाथरस जिले में पुलिस ने 50,000 के इनामी विनोद जाट के मुख्य चौराहों और थानों पर पोस्टर लगाए हैं। विनोद जाट यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। अलीगढ़ पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उस पर आगरा, मथुरा और हाथरस में कई मुकदमे दर्ज। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल 91.46% स्टूडेंट्स पास हुए। लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी है। 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं। दिल्ली जोन का पास प्रतिशत 85.86% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 4.89% अधिक है। बीजेपी ने विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संदिग्ध मौत पर दक्षिण कोलकाता के पार्क स्टेशन थाने के बाहर प्रदर्शन किया। देवेंद्र नाथ रॉय फंदे पर लटके हुए पाए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। अयोध्या पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दावों पर वहां के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी। कहा, ओली के बयान का मतलब किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। श्री राम और उनके स्थान से जुड़े कई मिथक और संदर्भ हैं। ओली सांस्कृतिक भौगोलिकता, रामायण के तथ्य पर हुए अध्ययन और रिसर्च के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। अयोध्या पर दिए विवादित बयान पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही देश में घिर गए हैं। नेपाल के जनकपुर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर ओली के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओली ने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है और भारत में नकली अयोध्या बनाई गई है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक करीब 15 घंटे तक चली। लद्दाख के त्रिशूल में हुई बैठक में दोनों ओर से सेनाओं को पीछे हटाने के तरीकों पर चर्चा की गई। मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई ये बैठक देर रात 2 बजे तक चली। दोनों देशों में इस स्तर की ये चौथी बातचीत थी। हांगकांग पर नया एक्ट पारित करने पर चीन ने अमेरिका के खिलाफ पलटवार की धमकी दी है। चीन ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इनमें अमेरिका की हस्तियों और अफसरों के वीजा पर जवाबी प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। अमेरिका ने सर्च समिति से हांगकांग स्वायत्तता कानून को पारित कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये कानून हांगकांग के लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियों के लिए चीन को जवाबदेह ठहराएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है। जापान ने चीन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वो वर्चस्व कायम करने के लिए कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से जापान और इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सेना में नवासी ऐप्स पर बैन लगाए जाने के खिलाफ एक लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। आदेश का पालन कीजिए या सेना से इस्तीफा दे दीजिए। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,36,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,000 नए मामले सामने आए और 542 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 5,92,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,19,000 अब भी संक्रमित हैं। देश में कुल मृतकों की संख्या 24,000 के पार हुई है। देश में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ऊपर कोरोना टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 3,20,161 लोगों के टेस्ट हुए। अब तक 1,24,00,000 लोगों की हो चुकी है टेस्टिंग। भारत में संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 63.02%।
कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 17,959 हो गए हैं। 1,317 मामले पिछले 24 घंटे में आए। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नाम की 2 कंपनियां 1,000 मरीजों पर अलग अलग परीक्षण कर रही हैं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि दुनिया में वैक्सीन बनाने की दौड़ में भारत आगे चल रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी जारी है। पिछले घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1,606 नए केस आए। इस दौरान 1,924 मरीज ठीक हुए, 35 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,15,346 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,67,000 हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 6,741 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक करीब 1.5 लाख मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगी। मॉक टेस्ट 2 चरणों में 27 जुलाई से शुरू होंगे। 95% छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भरा है। स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाओं पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का समय 30 मिनट, पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 45 मिनट तक के 2 ऑनलाइन सत्र की सिफारिश, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 4 सत्रों की सिफारिश की गई है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। पालघर इलाके में 124 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 2 दिन और तेज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार लोगों को डरा रहा है। जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों किसानों की फसल पानी में डूब गई है। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों में शरण ले रखी है। प्रशासन ने राहत कार्य चलाने के लिए 99 नावें उतारी। बिहार के मोतिहारी जिले में आए बाढ़ के पानी से दुधौरा नदी पर बना तटबंध टूट गया है। इसकी वजह से आधे दर्जन गांवों में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी से धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही सड़कें भी बाढ़ में डूब गई। बिहार के गोपालगंज जिले में बाढ़ का कहर। निमुइया गांव के सैकड़ों घर पानी में डूबे। मवेशी दिन रात पानी में खड़े हैं। लोगों को खाने पीने की भी समस्या बढ़ी। मरीजों को बाहर ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। बीमार लोगों को खाट पर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं लोग। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 27 जिले के 22 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बारपेट जिले में बाढ़ की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब है। गुवाहाटी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। असम के बरपेटा जिले में बाढ़ की स्थिति भयानक हुई। बाढ़ के पानी में फंस गए 500 लोग। सूचना मिलने पर एनडीआरएफ ने अभियान चलाया और पानी में फंसे लोगों को निकालकर बाहर लेकर आया गया। उन्हें सैनिटाइज करके ऊंची जगह पर भिजवाया गया है। बरपेटा जिले के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। देहरादून में मकान गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बीती रात हुई बारिश में मकान गिर गया था। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद 2 घायलों को सुरक्षित निकाला गया। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाके में बादल फटने से 3 किलोमीटर लंबी सड़क जमींदोज हो गई। गुंजी और कुटी के बीच हुई ये घटना। बादल फटने से कुटी यांगती नदी का प्रवाह कई जगहों पर रुका। नदी के आसपास की पहाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आए मलबे से रास्ता बाधित हुआ। पीपलकोटी के पास हाईवे बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। बद्रीनाथ धाम जाने वाले और वहां से लोग जाम में फंस गए। एनएचएआई की टीम रास्ता खोलने में जुटी है।